अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम। आज कैप 3 का हमारा पहला सेशन है। आज के सेशन में इंशाअल्लाह हम थोड़ी सी मेरा जनरली जो अंदाज़ होता है पहले सेशन में थोड़ा सा तारुफ अपना सब्जेक्ट का, और फिर कुछ डूज़ एंड डोंट्स कैप 3 के बारे में। हर सब्जेक्ट की अपनी नेचर होती है, उसको पढ़ने का पढ़ाने का अंदाज़ फ़र्क होता है, उसकी प्रिपरेशन का अंदाज़ फ़र्क होता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक सब्जेक्ट ए के लिए जो तरीके सीखे हैं सब्जेक्ट बी के लिए भी वही तरीके एज इट इज़ अप्लाई हो जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट की नोयत के लिहाज से उसको पढ़ाना, उसको तैयार करना, उसकी प्रैक्टिस करना, चीज़ें फ़र्क होती हैं। तो हम इंशाअल्लाह आज की क्लास में इनिशियल लेवल पे मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँगा कि ये सब्जेक्ट में हमें किन डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल रखना है, जिनका शायद में भी बाकी सब्जेक्ट्स में आपने ख्याल ना किया हो। तो बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के लिहाज से इतनी सी बात मैं चाहूँगा, बाकी तो बातें शायद चलती रहेंगी, कि आप लोगों में से कितने लोगों की ये कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैफ। वेरी फ्यू। इसका मतलब बाकी बच्चे कैफ भी ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब बाकी बच्चे कैफ के कुछ ना कुछ पेपर दे के आए हैं और वो कैफ से कुछ ना कुछ तारुफ ले चुके हैं। तो जनरली वैसे मैं भी, मुझसे कुछ बच्चे गाइडलाइन लेते हैं कि कैफ सी कब पढ़ना चाहिए। तो क्या पीआरसी के फ़ौरन बाद, या एक सेशन की ब्रेक, मतलब एक सेशन इसके बगैर गुजारा जाए। तो मेरी एडवाइस जनरली यही होती है कि अगर तो पहली टर्म में आप पूरा ग्रुप ए उठाने जा रहे हैं तो फिर तो कैप 3 शुड बी कंपलसरी, उसकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं तो फिर कैप 3 को आप नेक्स्ट सेशन ग्रुप बी के लिए छोड़ दें। तो ये जनरली मैं एडवाइस करता हूँ। ये नहीं कि ऐसा कि इसमें ये डूएबल नहीं है। माशाल्लाह जैसे मैंने कहा 4 पेपर भी बच्चे लेते हैं तो वो कैप 3 के साथ 4 लेते हैं और करते भी हैं माशाल्लाह। लेकिन जब आप ले 3 रहे हैं एंड यू हैव अ चॉइस, तो फिर हम जनरली कैप 3 को फिर कहते हैं कि तो ठीक है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लेना। अगर आपने जाना ही 3 ही लेने हैं तो 3 में फिर आप कैप 1, 2 और 4 ले लीजिए, 3 नेक्स्ट सेमेस्टर में ले लीजिए। दिस वाज अ जनरल गाइडलाइन जो हम बच्चों से शेयर करते हैं। लेकिन अगेन एज आई सेड, दिस इज नॉट अ कंपल्सरी, दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने 99 में, बल्कि इससे पीछे गया तो 93 में मैंने सीए का प्रोफेशन स्टार्ट किया था। जस्ट लाइक जो कोर्स आप कर रहे हैं, उस ज़माने में उसके नाम फ़र्क होते थे, बट सेम कोर्स मैंने 93 में ज्वाइन किया था। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 6 नवंबर 1993। 95 में मैंने आर्टिकल स्टार्ट किए थे और 99 में अल्हम्दुलिल्लाह विद इन आर्टिकल्स मैंने केपीएमजी से क्वालिफाई किया था। और उस ज़माने में, अब तो माशाल्लाह मेरे दसियों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये डिस्टिंक्शन रखते हैं सीए में कि विदाउट फेसिंग एनी फेलियर इन सीए एग्ज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीए पास किया हुआ है। आज के ज़माने में तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हैं, लेकिन हमारे ज़माने में जब हमने सी किया था तब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती थी। कभी ना कभी आगे चलते हुए कोई ना कोई बात आएगी, लेकिन सिर्फ एक मुश्किल अगर मैं बता दूं तो अ, वो ये थी कि हमें पास परसेंटेज का भी नहीं पता होता था हमारे ज़माने में। आप लोगों को पास परसेंटेज पता है, आपको खुदा न खास्ता फेल होते हैं, आपको मार्क्स आते हैं, पास होने को तो नहीं आते। लेकिन हमारे ज़माने में हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम 100 में से कितने नंबर लेंगे तो पास होंगे। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन विच वी वर डूइंग सीए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने 5 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया एज हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी। एंड देन फिर इन द मीन वाइल पैरेलल मैंने 2002 से एजुकेशन सेक्टर में अपनी टीचिंग में इन्वॉल्वमेंट शुरू की। और उसके बाद से अब तक ये राब्ता टीचिंग से मेरा मुनक़ता नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एसीसीए सीए के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ाता रहा हूँ। मैं जिस इदारे से पहले अटैच था, हमारा कुछ 3-4 साल हमने बाहर मॉरिशस में जाके फॉरेन स्टूडेंट्स को उनके कोर्सेज भी हम अकाउंटिंग के एसीसीए की बॉडी के करवाते रहे हैं। Currently, I am working as a partner in a chartered accountant firm. This is a category A firm. You must be familiar with it by now. ये पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 फर्म्स में आती है। अच्छा समझो, ये अजीब सी बात है, मैं पहली क्लास में बताता ज़रूर हूँ, लेकिन अक्सर बच्चे मुझसे कहीं मिड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द सेशन में ज़रूर पूछ रहे होते हैं, सर आप टीचिंग के अलावा भी कुछ करते हैं? तो टीचिंग इज़ माई परमानेंट एक्टिविटी, बट स्टिल इट्स माई पार्ट टाइम एक्टिविटी। मैं मॉर्निंग में जैसे टीच किया,
शाम में मैं CFAP भी पढ़ाता हूँ। मेरे कोर्सेज अगर देखेंगे तो कैफ 3, कैफ 6, कैफ 6 में सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन एंड देन CFAP 4, BFD। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो सीए के स्टूडेंट्स में पढ़ाता हूँ। मैंने बल्कि सबसे पहले BFD पढ़ाना शुरू किया सीए के स्टूडेंट्स को, दैट वाज इन 2008 आई बिलीव। उसके बाद फिर 2015 में गालबन मैंने फिर कैफ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। मेरे साथ ये थोड़ा सा नॉर्मली टीचर्स जो होते हैं वो बेसिक्स लेवल पे पहले पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल को बाद में पढ़ाते हैं। मेरे साथ हमेशा से ऐसा रहा है कि मैंने ACCA को जब पढ़ाना शुरू किया तो एडवांस लेवल पहले पढ़ाया, बेसिक लेवल पे बाद में, इंटरमीडिएट लेवल और फिर बेसिक लेवल पे बाद में गया। इसी तरह सीए में भी ऐसी है, पहले मैंने एडवांस लेवल का एक पेपर पढ़ाया, फिर एडवांस लेवल का दूसरा पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी उसको पढ़ाया, और देन उसके बाद मैंने फिर कैफ लेवल पे पढ़ाया। कैफ में आपको पता है कि पहले ये सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ यू में बी नोइंग, कैफ 8 होता था कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड इट हैड सम बिगर सिलेबस। लेकिन तकरीबन 2 साल हो गए हैं, इसका सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया और इसका लेवल भी, बल्कि सिलेबस रिड्यूस से ज़्यादा कुछ पोर्शन इसका यहाँ से इधर कैफ 6 में शिफ्ट कर दिया गया है, और इसका सिलेबस इस तरह अंदाज में रिड्यूस करके इसको कैफ की बेसिक लेवल पे ले आया गया है। तो in this way, I am now teaching cost and management accounting CAF 3 full syllabus। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में जो फाइनेंशियल का पोर्शन है, जो मैं आप समझ जिसका मेरा 2 डेकेड से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो मैं पढ़ाता हूँ। और BFD भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये ACCA को तकरीबन में सेम सब्जेक्ट, जो मैं कह रहा हूँ ACCA का एडवांस लेवल सेम सब्जेक्ट में 2002 में शायद पढ़ाना शुरू किया था, और CA में भी ये सब्जेक्ट 2008 से मैं पिकअप कर रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले फाइनल लेवल्स पे होता था हमारा, लेकिन 2017-18 जब स्कीम चेंज हुई तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर CFAP से ख़त्म कर दिया गया, और उसके कुछ टॉपिक को BFD में रिटेन कर लिया गया, और कुछ टॉपिक को बेसिक लेवल पे या कैफ में हमें पढ़ने को दे दिया गया है, और कुछ टॉपिक परमानेंटली हमारे सिलेबस से समझे सीए के निकल गए। जैसे हमारे सीए में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आज से 4-5 साल पहले बच्चों ने क्वालिफाई किया, उन्होंने वो कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, लेकिन नई स्कीम में शायद उनकी यूटिलिटी हमें लगा, एग्जामिनेशन जो स्कीम है उनको बनाने वालों को लगा कि अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसकी यूटिलिटी नहीं है, इसलिए कुछ टॉपिक्स हमारे सीए की ओवरऑल स्कीम से ही रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये जनाब ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम कैफ 3 तो यहाँ पे पढ़ ही रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सिर्फ कैफ 3 के लिए तैयार ना किया जाए, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ सीनियर टीचर, आई फील कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कैफ 3 तक महदूद नहीं है। मेरी जिम्मेदारी आप लोगों को उस ट्रैक पे लेके जाना मकसूद है, जिसके बाद आपका सीए भी आसानी से हो सके। एटलीस्ट इसका मैं समझता हूँ कि मैंने विदाउट फेसिंग एनी फेलियर सीए किया। आई वुड लाइक टू गिव यू, पुट यू ऑन दैट ट्रैक, कि आप अगर इस रास्ते पर चलो तो आप भी इंशाअल्लाह बगैर फेलियर के, बगैर किसी झटके के स्मूथली अपना सीए को कंप्लीट कर सको। तो ये 2 मकासद मेरे रहेंगे। कैफ 3 को तो इंशाअल्लाह करना ही करना है, लेकिन आपको सीए के लिए एक सक्सेस ट्रैक पे भी डालना, उस पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे, और उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती रहेगी बार बार। अच्छा जी, अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट का बैकग्राउंड थोड़ा सा हम बात करें कि हमारे ओवरऑल सीए की स्कीम में कहाँ फिट होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो आप सब लोग ही फेमिलियर हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी। इंट्रो टू अकाउंटिंग सीआरसी में सबने पढ़ी होती है, और बहुत से आपसे बच्चे, जैसे जब ने मुझे बताया गया कि आपके कैफ की ये सेकंड अटैम्प्ट है, इसका मतलब आप कैफ 1 भी देख चुके हैं। मैं राइट, ऐसा ही है ना? तो कितने बच्चे जिन्होंने कैफ 1 अभी पढ़ना है साथ साथ हमारे? सो देर आर क्वाइट अ फ्यू, अराउंड 40-50% क्लास जिन्होंने कैफ 1 साथ साथ पढ़ना है, बट इंट्रो तो यकीनन सारे पढ़ चुके हैं। तो इंट्रो, कैफ 1 एंड देन कैफ 5, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 सब्जेक्ट्स जो कैफ लेवल पे पढ़ते हैं, सीआरसी कैफ में पढ़ते हैं, और फिर इसका एक सब्जेक्ट सीफैप लेवल पे भी है आपका, गालबन सीफैप 1 है, उसका कोड अगर मुझे याद ना हो तो माजरत, लेकिन सीफैप लेवल पे भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इस अंदाज में हम कहते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग से रिलेटेड 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपनी स्टडी स्ट्रीम में पढ़ रहे होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको सिखाया गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं भला? हम बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं।
किस मकसद के साथ, किस मकसद के साथ जनाब? क्या मकसद होता है बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का? वाई रिकॉर्ड तो किया, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टूल्स हमने सीखे हैं, लेकिन को थोड़ा को एलैबोरेट कर सकेगा बच्चा, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? जी बेटा, एनी वॉलंटियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विद द अल्टीमेट एम ऑफ ऑब्टेनिंग टू रिजल्ट्स, एक फाइनेंशियल बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर और एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। नेमली वैसे तो कई स्टेटमेंट्स बनती हैं, कुछ से आप फेमिलियर हो चुके हो सकता है सबसे हो चुके हो, और कुछ से हो सकता है जल्दी आपका तारुफ हो जाएगा। लेकिन मेनली देयर आर टू स्टेटमेंट्स, मजीद भी आएंगी स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम पुराने जमाने में बैलेंस शीट भी कहा जाता था। इनकम स्टेटमेंट हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स देती है कि प्रीवियस पीरियड में बिजनेस ने जो खर्चे किए वो क्या है और जो रेवेन्यू जनरेट किया वो क्या है, द रिजल्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले पीरियड में। और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद जिस पीरियड के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस पीरियड एंड पे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स और लायबिलिटीज और इक्विटी के क्या बैलेंसेस हैं, इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट पीएनएल में गेज की जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में गेज की जाती है एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी की सूरत में। तो ये चीजें जनाब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ सिखा दी गई हैं और कुछ चलती रहेंगी आगे तक। लेकिन हमारा जो स्कोप है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमारा पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाय द वे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर हमारी पूरी स्टडी में सिर्फ एक ही पेपर रह गया है। पहले जैसे दो होते थे, मैंने बोला एक कैफ में एक फाइनल सीफैप लेवल पे, बट विद द न्यू स्कीम इन प्लेस नाउ देयर इज ओनली वन पेपर जो हम पढ़ेंगे और वह है जनाब ये कैफ 3। इसके बाद आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। हाँ, इस सब्जेक्ट में जो कुछ चीजें हम सीखेंगे, कुछ टूल्स हम सीखेंगे, वो टूल्स आपके कहीं ना कहीं कैफ 6 के फाइनेंशियल एनालिसिस के पोर्शन में आपको मदद देंगे। वो टूल्स कहीं ना कहीं आपको बीएफडी जो हमने फाइनेंस का एक पेपर पढ़ना है वहां पे मदद देंगे। एज सच डायरेक्टली कैफ 6 का फाइनेंशियल एनालिसिस और सीफैप 4 बीएफडी इस सब्जेक्ट की एक्सटेंशन नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस सब्जेक्ट की एक्सटेंशन नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैं भी आपसे शेयर करूंगा। वो कैफ 6 और सीफैप 4 इस सब्जेक्ट की एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन इस सब्जेक्ट में कुछ टूल्स, कुछ कैलकुलेशन, कुछ ट्रिक्स हम ऐसी सीखेंगे जो कि उन सब्जेक्ट्स में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, हमें सपोर्ट करेंगे उन सब्जेक्ट के नॉलेज को सीखने में और उसको परफॉर्म करने में, अप्लाई करने में। तो एनीवेज हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखें। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, अगले 4 महीने हमने सब्जेक्ट में सीखना क्या है। अच्छा जी, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सीखते हैं ऐसे टूल्स, ऐसे टेक्निक्स जिनकी मदद से हम किसी भी कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं, वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है या वो जो कंपनी जो भी सर्विस दे रही है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन कई तरह की हो सकती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? चीज खरीदती हैं सप्लायर से और एज इट इज कस्टमर को बेच देती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन देयर आर सर्टन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं जी? रॉ मटेरियल, खाम माल खरीदती हैं, उसको अपनी मशीनरी की मदद से, अपने ह्यूमन रिसोर्स की मदद से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं और उस फिनिश गुड्स को फिर वो बेचते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन देयर आर सर्टन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बिजनेस कर रही हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल क्या होती है जनाब? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस
जो बिजनेस कमर्शियल बिजनेस कर रही हैं, बट दे आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, दे आर सेलिंग सर्विसेज। आपके प्रोफेशन से, जिस प्रोफेशन को आपने ज्वाइन किया है, वहां से अगर बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, दे आर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो अपनी सर्विसेज बेचती हैं। ऑडिट सर्विसेज बेचती हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज बेचती हैं, टैक्स एडवाइजरी की सर्विसेज बेचती हैं, एंड सो ऑन। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर एग्जांपल हम किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जाननी है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन 5 प्रोडक्ट्स बना के बेचती है, आप जानना चाहते हैं पिछले साल में उस ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा परफॉर्म किया, तो आप उन 5 प्रोडक्ट्स की सेल्स देखते हैं क्या है, उन 5 प्रोडक्ट्स को बनाने के खर्चे क्या हैं, उन 5 प्रोडक्ट को बेचने के खर्चे क्या हैं, प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही हम लेते हैं जी, कुछ ऐसे हिसाब होता है ना, तो हम उसकी परफॉर्मेंस जान पाते हैं कि जी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आती है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो आपको नेट प्रॉफिट की फिगर मिलती है। अच्छा, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया हमने। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या सीखते हैं कि हम 5 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास डाटा इस शेप में नहीं होता, वहां पे तो पता है कि भी 5 प्रोडक्ट्स बनाई थी, 5 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, टोटल 100 यूनिट बनाए थे या 10,000 बनाए थे, उन 10,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें टोटल प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं प्रोडक्ट ए की कॉस्ट पर यूनिट क्या है, प्रोडक्ट बी की कॉस्ट पर यूनिट क्या है, प्रोडक्ट सी की कॉस्ट पर यूनिट क्या है, इसको जानने के कई मकासद हैं, उस पर हम बात करते चलेंगे साथ साथ। लेकिन अगर हम कॉस्ट पर यूनिट जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सीखते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट को कैसे मेजर किया जाता है। कॉस्ट पर यूनिट चले कई मकासद हो सकते हैं, लेकिन एक मकसद में अगर बताऊं तो हमने प्राइसिंग करनी होती है, प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी होती है। प्रोडक्ट हम किस प्राइस पे बेचें, कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसको क्या प्राइस कोट करें। तो भाई प्राइस कोट करने के लिए बहुत सी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं, उनमें से एक अहम चीज़ कॉस्ट है। कॉस्ट जाने बगैर कि खर्चा कितना लग कितना रहा है इस चीज़ को बनाने में, ये जाने बगैर आप प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन नहीं कर सकते। आप 5 प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, आपको 5 प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट करनी है, तो पांचों की कॉस्ट पता होगी तो प्राइसेस जान पाओगे ना। तो कॉस्ट प्रोडक्ट की जानी जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग से, और सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं, सर्विस की कॉस्ट भी। फॉर एग्जाम्पल मुझसे, मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी हम आपसे ऑडिट करवाना चाहते हैं तो हमें आप अपनी ऑडिट की फी बताएं। इट इज जस्ट लाइक आस्किंग अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, they ask me price of my service। तो मैं अपनी सर्विस की कॉस्ट तब तक नहीं बता सकता जब तक मुझे अपनी सर्विस की कॉस्ट ना पता हो कि भाई क्लाइंट को मैंने ऑडिट जो देना है, ऑडिट सर्विस देनी है, उसमें मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यही प्राइस होती है ना हमारी। तो हमने प्रोडक्ट बना के बेचनी है तो कॉस्ट पता होगी, प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्राइस निकल आएगी। और इसी तरह मैंने सर्विस देनी है, सर्विस बेचनी है, तो सर्विस की कॉस्ट पता होगी, इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा, प्राइस निकल आएगी। तो हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, हम सर्विस बिजनेस में हैं, दोनों बिजनेस में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमारी आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की डिफरेंट ब्रांचेज में से एक की ब्रांच है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेन वन बिगर ब्रांच, लेकिन एक की ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग है। अच्छा, देन व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई सवाल यहां तक किसी बच्चे के जहन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट किया, इसमें कोई फर्क समझने में किसी बच्चे को दिक्कत हो, कोई मजीद एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो, बात होती रहेगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। हम डिफरेंट टूल्स पढ़े होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, डिफरेंट टूल्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में हमारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, अराउंड 16 चैप्टर है हमारी किताब में जिनको हम देख रहे होंगे। कुछ चैप्टर्स कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, कुछ चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। मैनेजमेट अकाउंटिंग के उससे भी बात करेंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के
मीनिंग में किसी बच्चे को दिक्कत कोई। अच्छा जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज सच कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि जैसे हम जब अकाउंटिंग कहते हैं ना, हमारा डेबिट क्रेडिट हमारे ज़हन में आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डेबिट क्रेडिट, कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना है, इसमें भी डेबिट क्रेडिट चलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एज सच ये अकाउंटिंग का वर्ड इसके साथ ज़रूर लगा, बट ये नेसेसरली डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंटिंग नहीं है। ये थोड़ी एक नेक्स्ट लेवल की अकाउंटिंग है। इसको मज़ीद इनके डिफरेंस को हम समझेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिफरेंट टूल्स पढ़ेंगे विच विल हेल्प मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होती है? द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजन से मुराद क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम 5 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर अनलिमिटेड हैं, लेकिन फैक्ट्री की कैपेसिटी तो लिमिटेड ही होती है ना, प्रोडक्शन तो अनलिमिटेड नहीं कर सकते हम। हमारे पास ऑर्डर्स अनलिमिटेड हैं, ABCDE 5 प्रोडक्ट के। हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। देन क्वेश्चन विल अराइज, मैनेजमेंट के सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई हम ABCDE 5 प्रोडक्ट जितनी मर्जी चाहें बेच सकते हैं, तो हमें किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बना के बेचने चाहिए? वैसे बाय द वे, अगर आप कारोबार कर रहे हो, आप बिजनेस के मालिक हो, आपका फैसला किस चीज पे डिपेंडेंट होगा? आपकी कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए? जहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। हम चाहें तो A बना के सारा बेच दें, चाहे तो B बना के बेच दें, चाहे तो C, चाहे तो D, चाहे तो E, चाहे तो कॉम्बिनेशन। हाउ टू टेक दिस डिसीजन? ये डिसीजन कैसे लिया जाए इफ वी आर फेसिंग अ सिचुएशन वेयर वी हैव अनलिमिटेड डिमांड एंड वी हैव लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी? दिस इज अ सिचुएशन वेयर बिजनेस डिसीजन नीड्स टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। सिमिलरली प्राइसिंग डिसीजन आ जाता है। हमसे कस्टमर ने कहा जी मुझे आपकी प्रोडक्ट A के 10,000 यूनिट्स चाहिए, मुझे प्राइस की कोटेशन दीजिए। हम कस्टमर जब आता है ना, आपसे प्राइस की कोटेशन मांग रहा है, तो कस्टमर सिर्फ आपसे प्राइस की कोटेशन नहीं मांग रहा, वो आप जैसे और भी सप्लायर्स हैं उन से भी प्राइस की कोटेशन लेता है। वो 2-3 सप्लायर से, नॉर्मल बिजनेसेस प्रोसीजर क्या होते हैं कि आप 3 सप्लायर से प्राइस कोटेशन लीजिए और उसके बाद कंपेयर कीजिए, देखिए कहां से आपको सबसे सस्ती मेयारी प्रोडक्ट मिल रही है। तो जहां से मेयारी प्रोडक्ट आपको सस्ते दाम में मिल रही है, आप ले लीजिए। तो अकॉर्डिंगली जब आपसे कोई कस्टमर कोटेशन मांगता है, तो आपको ये जहन में रखना है, भाई मेरी कोटेशन, मेरी प्राइस अच्छी होगी तो कस्टमर मेरे पास आएगा। तो डिसीजन क्या है? प्राइसिंग डिसीजन। हमें कस्टमर को क्या प्राइस कोट करनी चाहिए, तो ये भी एक मैनेजमेंट डिसीजन है। देयर आर मेनी डिसीजन which in a business management has to make. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट टूल्स which will help management in making such crucial decision. क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट के डिसीजंस पे डिपेंडेंट होगा आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैनेजमेंट को फैसला करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन किस प्रोडक्ट की, ABCDE, किस प्रोडक्ट की हमें प्रोडक्शन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैनेजमेंट विल नीड सम इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स की मदद से। ठीक है जी। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखेंगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए मुख्तलिफ डिसीजन की सिचुएशंस हमें दी जाएंगी कि भाई मैनेजमेंट को ये मसला है, इस मसले के हल के लिए मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन की तैयार कीजिए। हम वो इंफॉर्मेशन तैयार करना सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में किया है, ये दोनों सब्जेक्ट ना बड़े मिलते, आप कहेंगे इंटरलेटेड है, मिलते जुलते नहीं कहेंगे, इंटरलेटेड है ये। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्राइसिंग डिसीजन आपने करना है, कस्टमर ने आपसे कोटेशन मांगी,
आपने कस्टमर को प्राइस बतानी है कि आप 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक किस प्राइस से बेचेंगे। अब जहां पे और बहुत सी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती हैं, एक अहम चीज़ प्राइस डिटरमिन करने में अभी मैंने बोला था, क्या होती है? कॉस्ट। कि अभी प्रोडक्ट बनती कितने की है, तो प्रोडक्ट बनती कितने की वो कहां से पता लगेगा? तो ये ताल्लुक आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग, मोस्ट ऑफ द एरियाज में cost accounting will be providing the information that will be you will be requiring in preparing statements for management accounting. So cost accounting से information tool से बना के मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सप्लीमेंट की जाती है, और ये सब्जेक्ट दोनों इस तरह जुड़े हुए हैं इसलिए अक्सर इनको अलहदा करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर बॉडीज़ में इन सब्जेक्ट्स को इकट्ठा ही पढ़ाया जाता है, जैसे हम भी इनको इकट्ठा ही पढ़े हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम जब ये सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई चैप्टर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से होगा, कोई चैप्टर हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से होगा। 16 चैप्टर है, मे भी 7-8 चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग से हैं, 7-8 चैप्टर हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हैं। तो जैसे मैंने कहा, सीए में भी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हम एसीसी में भी पढ़ते थे, तो वहाँ पे भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मिला के पढ़ाया जाता है, क्योंकि इन दोनों को अलग-अलग करना ज़रा मुश्किल होता है और एक दूसरे को एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट। तो ये जनाब थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और ये हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट मज़ीद कर सकते हैं। अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, ये हैं क्राइटेरिया जिस पे हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्राइटेरियाज पे नज़र दौड़ाएं। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन बनाई जाती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन बनाई जाएगी, जो रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, जो स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी, वो उनके यूज़र होते हैं इंटरनल। इनके यूज़र्स होते हैं इंटरनल। इंटरनल से मुराद क्या है? बिजनेस के मैनेजर, बिजनेस के एम्प्लॉइज़, और वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन उन लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, वो किन लोगों के लिए बनाया जाता है? एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इदारे से बाहर हैं, जैसे शेयर होल्डर, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? जो उन्होंने लोन दिया होता है इदारों को, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है वो इदारे के बाहर के लोगों के लिए है, और जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इदारे के अंदर के लोगों के लिए है। दिस इज वन एरिया वेयर वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू अकाउंटिंग्स। पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन, मकसद क्या है जी इंफॉर्मेशन बनाने का? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन हमें जरूरत पड़ती है टू एड प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, ये बड़ी अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछे ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। मकसद क्या है? इसको हम पर्पज भी कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हम टूल सीखते हैं कि हम प्लानिंग कर सकें। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की, प्रोडक्शन प्लान, हमें ABCDE किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स हमें मदद करेंगे प्लानिंग में। कंट्रोल से क्या मुराद है? हमने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने में मदद देती है। कंट्रोल करने से मुराद है कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को एक एक्सेप्टेबल लेवल पे रखना। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर पाएंगे तो ही कंट्रोल करेंगे ना। अगर हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट ही नहीं कर रहे तो कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें? कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात कैसे करें? जैसे हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लगा कि भाई इस टेबल को बनाने में 1000 की लकड़ी लग गई है, हमें पता लगा 1000 की लगी है, तो ही हम सोच पाएंगे ना भाई इस 1000 रुपए को 900 पे कैसे लाएं, कोई हमसे वेस्टेज हो रही है उसको बचाएं कैसे। हमने कॉस्ट कैलकुलेट की तो हमें पता लगा ना इस एक डेस्क को बनाने में लेबर के 5 घंटे लग गए,
जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ही कंट्रोल की बात करेंगे। अभी 5 क्यों लग गए, इसको 4 घंटे में क्यों नहीं बना पाता हमारा वर्कर, उसकी ट्रेनिंग की जाए, उसको कोई अच्छी मशीनरी दी जाए ताकि वो 4 घंटे में बना दे। 4 घंटे में बना देगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, we will be able to quote competitive prices, we will be able to earn higher profits, ठीक है। सो प्लानिंग एंड कंट्रोल। एंड तीसरी चीज डिसीजन मेकिंग, वो हमने प्रोडक्शन प्लानिंग, वो भी तकरीबन प्लानिंग से लिंक हो जाती है। प्लानिंग स्टेज पे ही डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाने हैं, किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस कस्टमर को बतानी है। सो पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, इन दो चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ये हमारा मकसद होता है जनाब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जी एनी क्वेश्चन, यहाँ तक जो बातें हुई किसी पॉइंट पे, इफ़ एनी स्टूडेंट रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन, कोई मजीद आपको एक्सप्लेनेशन सपोर्ट चाहिए, पूछिए। बेटे डिसीजन मेकिंग की मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं। एक प्रोडक्शन प्लानिंग डिसीजंस, कि आप 5 प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं और डिमांड आपके पास अनलिमिटेड आ गई। अनलिमिटेड डिमांड है, मशीन एक ही, उससे ए बी सी डी ई कुछ भी बनाया जा सकता है, 5 भी बनाया जा सकते हैं। आप हज़ार यूनिट्स 5 के बना लो। लेट्स अज्यूम अगर हमारी कैपेसिटी 5000 यूनिट्स की है, हम चाहें तो हज़ार यूनिट्स ए बी सी डी ई के बना लें, चाहें तो 2000 यूनिट्स एक प्रोडक्ट के, 3000 दूसरी के बना लें, चाहें तो 5000 एक के बना लें, ये हमारी मर्जी पे मुनहसर है। डिमांड हमारे पास अनलिमिटेड है, इसका मतलब हम किसी भी कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हाउ टू मेक डिसीजन विच प्रोडक्ट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन आवर फैक्ट्री, मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल हेल्प अस, इट विल गाइड अस व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स जिनकी वजह से हम प्रोडक्शन प्लान बना सकें। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपसे मकसद क्या होना चाहिए प्रोडक्शन प्लानिंग का, तो आप सब ने यूनैनिमसली कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि बिजनेसेस प्रॉफिट कमाने के लिए बनते हैं। तो हमें प्रोडक्शन प्लान वो बनाना है, ए बी सी डी ई के उतने यूनिट्स बनाने हैं। हो सकता है हमारा प्लान, हमें डिसीजन मेकिंग हम करें, हमारी रिकमेंडेशन है जनाब सिर्फ 5000 ए बना के बेच दो, बी सी डी ई बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हो सकता है हमारा डिसीजन है जनाब हज़ार सबके बनाओ, ठीक है। सो दिस इज डिसीजन मेकिंग। कैसे फैसला किया जाए वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके। प्राइसिंग डिसीजन, कस्टमर को क्या प्राइस कोट की जाए, प्राइसिंग डिसीजन कैसे फैसला किया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल में। डिफरेंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल एक और प्रॉब्लम, आप 5 प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो। अक्सर इदारे जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस अलग-अलग देखना चाहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक ही कॉलम प्रॉफिट लॉस का बनता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जब आते हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि हमें चूंकि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग-अलग पता लग रही है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर भी हर प्रोडक्ट की अलग-अलग बनाएं। तो बाज़ का ऐसा होता है कि आप 5 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हर प्रोडक्ट की प्रॉफिट लॉस की फिगर जब कैलकुलेट करते हैं तो कोई एक प्रोडक्ट आपको लगता है ये तो लॉस दे रही है हमें, डिसीजन मेकिंग आ गई सामने कि भाई लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए या लॉस के बावजूद चलाते रहें हम। अब ये भी एक बात होती है, हर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बंद नहीं किया जाता। बाज़ का कंपनी की लॉस मेकिंग प्रोडक्ट होती है, उसको भी बेचना पड़ता है, बना के बेचना पड़ता है। कैसे फैसला किया जाए, ये भी एक सिचुएशन है कि कब हमें लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए, कब हमें प्रोडक्ट जो लॉस दे रही है उसको भी बना के बेचना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे हम। डिसीजन मेकिंग, कारोबार में मुख्तलिफ फैसले करने पड़ते हैं और हर फैसले के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दरकार होती है। इंफॉर्मेशन के बगैर, डाटा के बगैर फैसला नहीं होता। तो वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा कहाँ से आएगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। डिसीजंस लेने के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो डाटा चाहिए, वो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंट टूल्स की मदद से मिलेगा। लीगल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैनेजमेंट अपने मकासद के लिए, कंपनी खुद अपने मकासद के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल करती है। वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बताया गया है सर्टन केसेस में देयर आर लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कंपनीज हैं लिमिटेड,
तो हमें पता है भाई उनकी तो SECP की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमने जमा करानी होती हैं, और कुछ नहीं तो टैक्स की रिटर्न तो देनी है ना हर कंपनी ने। वो पार्टनरशिप है, वो कंपनी है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, हर बिजनेस ने रिटर्न देनी है। तो टैक्स की रिटर्न के साथ भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बना के देनी पड़ती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोडक्शन प्लान आप बनाएं अच्छा या ना बनाएं, ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये तो आपका मकसद के हसूल के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो वी मस्ट डू प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्ट कोई लॉस मेकिंग है, उसको चलाते रहें या बंद करें, ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये तो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए आप चाहते हो कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। सो दिस इज योर, देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट। यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देयर इज लीगल रिक्वायरमेंट। फॉर्मेट्स, नो सेट फॉर्मेट। अच्छा, ये अब एक आपके सब्जेक्ट के रेफरेंस से मैं बात कर दूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़ के आए हो ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको सेट फॉर्मेट्स दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कंपनीज एक्ट, आगे चल के मजीद आप देखते जाओगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फेमिलियर हो चुके हो ना आप लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉर्मेट्स बताता है कि भाई बैलेंस शीट में ये चीज़ें दिखानी हैं, इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ें दिखानी हैं, नोट्स में ये चीज़ें ज़रूर देनी हैं। फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं, कोई ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं, ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है। सेट फॉर्मेट पे आपकी चीज़ें प्रेजेंट हो जाती हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप इसको एक प्लस भी कह सकते हो, इसको अक्सर बच्चे नेगेटिव भी समझ लेते हैं। देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेट। एक ही सवाल को डिफरेंट अंदाज से किया जा सकता है, और एक ही टॉपिक के दो सवाल एक अंदाज पे नहीं हो सकते। जरा बात दोबारा सुनना। एक सवाल मुझे दिया जाए, आपको दिया जाए, आपको दिया जाए, हम तीनों पार्टीज सवाल हल करेंगे। तीनों सवालों का फॉर्मेट में भी डिफरेंट, लेकिन उसके बावजूद तीनों सवालों के जवाब 100 आउट ऑफ 100 होंगे। देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट। जिस मर्जी अंदाज से, जैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है भाई, कॉलम में निकाल दो, रोज में निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। स्टेटमेंट्स में लिख के निकाल दो। एग्जामिनर ने तो कहा कॉस्ट पर यूनिट बता दो मुझे, तो जिस मर्जी तरह प्रेजेंट कर दो, कोई कॉलम में प्रेजेंट कर दे, कोई रो में प्रेजेंट कर दे, कोई स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर दे, जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दो। वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। देन टॉपिक ए, ये तो मैंने कहा एक ही सवाल को करने के कई अंदाज हैं, लेकिन बाज़ का ऐसे होते हैं कि एक ही टॉपिक के डिफरेंट सवालों को करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स मजबूरी होती है। ये तो मैंने कहा ना फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई ABC कोई भी फॉर्मेट लगा दो, लेकिन बाज़ का होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेट A पे होना है, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मेट B पे होना है। ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आती है। फिक्स फॉर्मेट यहाँ पे कोई नहीं होने वाला। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चे सोच के काम करते हैं उनको आसान लगती है, लेकिन जो बच्चे, जो कि ज़्यादातर बच्चे होते हैं, रट्टा लगा के काम करना चाहते हैं, उनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो यार को फॉर्मेट ही नहीं फिक्ट हो रहा, पिछला सवाल फॉर्मेट A पे किया था, ये वाला सवाल फॉर्मेट A से हो ही नहीं रहा, इसको क्या करें हम। तो भाई हर सवाल को आपको पढ़ना, सोचना और फिर करना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत बड़ा, क्या आपका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होने वाला। इसमें हम बहुत बात करेंगे इंशाअल्लाह। आई विल गिव यू डिटेल गाइडलाइंस कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे चलते हैं, लेकिन इसको आप जहन में रख लीजिए कि ये आपके लिए सब्जेक्ट का एक चैलेंज आने वाला है। ठीक है जी। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंटेंट, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट, और हम अगर एग्जामिनेशन के हिसाब से बात करें तो हम सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंटेंट, फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन के बारे में फैसला करेंगे और देंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड्स और लॉज होते हैं। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है उसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन उनकी स्टेटमेंट्स में मिलती हैं हमें। जैसे कॉस्ट पर यूनिट की मैं बात कर रहा था अभी, मैंने कहा कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस डेस्क की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था भाई 5 घंटे लगे इस टेबल को बनाने में। अब ये 5 आवर्स, इज दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? दिस इज नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल से मराद जिसमें रुपीस
रुपीस लगे। अब 5 घंटे लगे हैं, इसमें कोई रुपीस की फिगर नहीं है। अब घंटों को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस बनेंगे। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट होती है उसमें फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है। लकड़ी का लिखा होगा 5 फुट लकड़ी लगी है 200 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए की, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों आ गई। लेबर का लिखा होगा 5 घंटे लेबर लगी है 300 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए की, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों आ गई। वेयरएज जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहां पे मोस्टली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही दी जाती है। जैसे अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, सब चीजें रुपीज में, बैलेंस शीट की बात करें, सब चीजें रुपीज में, इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट से फेमिलियर हैं आप लोग, सब चीजें रुपीज में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ, आगे चल के इंशाअल्लाह जब आप कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, यहां पे मोस्टली का वर्ड क्यों कहा गया, जब कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कुछ हमारे लोकल लॉज, कुछ स्टैंडर्ड्स, दे रिक्वायर सम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन नोट्स में कहीं। स्टेटमेंट्स में आपकी इन प्रॉफिट लॉस है, सारी फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, सारी फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, सारी फाइनेंशियल। और कौन सी स्टेटमेंट होती है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, सारी फाइनेंशियल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में शायद कहीं थोड़ी नॉन फाइनेंशियल आ जाती है। क्या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल ठीक है जी। वहां से थोड़ी सी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटर होना शुरू हुई। लेकिन आगे चलते हैं, कोई और किसी बच्चे को याद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मजीद क्या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ आपने पढ़ी हो, कुछ सीखी हो आपने? और क्या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है? नोट्स में, डिस्क्लोजर्स में क्या? सेल प्रोसीड तो फाइनेंशियल होगी ना, लेकिन मैं अगर बात करूं, चले छोटी सी बात करूं, बल्कि सिंपल रखते हैं बात, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताना पड़ता है लॉ के मुताबिक। जस्ट टू कीप थिंग सिंपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताने पड़ते हैं आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिफरेंट कंपनीज के में प्रोडक्शन कैपेसिटी बताने की जरूरत पड़ती है। ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे मोस्टली लिखा है कि भाई मोस्टली फाइनेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नॉन फाइनेंशियल आ जाती है। वेयरएज जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भाई बराबर के टक्कर पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों चल रही होती हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे हमें अगले साल कितने यूनिट्स बेचने चाहिए, यूनिट्स कितने यूनिट्स बेचने चाहिए, तो यूनिट्स तो नॉन फाइनेंशियल हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं सेल्स की, प्रोडक्शन की, उसमें हम डिसीजन लेना चाहते हैं कि अगले साल हम किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचें, नॉन फाइनेंशियल। प्रोडक्शन प्लानिंग की बात कर रहे थे, नॉन फाइनेंशियल ना, फाइनेंशियल तो नहीं। प्रोडक्शन कितने यूनिट बनाए जाए, नॉन फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा प्राइस डिटरमिन करनी है तो प्राइस कॉस्ट पे डिपेंडेंट है, कॉस्ट इटसेल्फ फाइनेंशियल है, लेकिन कॉस्ट के ब्रेकअप में क्वांटिटी भी है, कॉस्ट के ब्रेकअप में आवर्स भी हैं, वो नॉन फाइनेंशियल है। तो दोनों इंफॉर्मेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स में हमें नजर आएंगी, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली फाइनेंशियल हैं। टाइम पीरियड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में तो हम सारे क्लियर हैं, वो तो हिस्ट्री होती है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज हिस्ट्री। भाई जो साल गुजर गया उस साल में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, हमने क्या मुनाफा या नुकसान कमाया, प्रॉफिट लॉस। जो साल गुजरा, साल के एंड पे हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी की पोजीशन क्या है, हिस्ट्री की बात होती है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों है। जब आप बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मोस्टली हिस्ट्री है कि ये हमने डेस्क बनाया, इस डेस्क की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, यही बताया ना आपको। कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना लगा, तो प्रोडक्ट बनाओगे, पास्ट होगा तो ही खर्चा निकलेगा ना। प्रोडक्ट बनाने से पहले कॉस्ट प्रोडक्ट का खर्चा, तो एग्जैक्ट खर्चा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, अंदाजा ही लगा सकते हो। लेकिन हम अगर एग्जैक्ट खर्चा जानना चाहते हैं तो ये हिस्ट्री है। प्रोडक्ट पहले बना लेंगे, माजी हो जाएगा प्रोडक्ट का बनाना, तो फिर ही हम प्रोडक्ट की कॉस्ट जान पाएंगे। दिस इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन हम ABC के कितने यूनिट्स बनाएं, क्या ये हिस्ट्री है? ये तो फ्यूचर की बात है। हमें कितने यूनिट बनाने चाहिए, हम प्रोडक्ट A की क्या प्राइस कस्टमर को दें, क्या ये हिस्ट्री है?
ये तो फ्यूचर है कि हम प्राइस देंगे, अगर वो एक्सेप्ट होगी तो वी विल बी एबल टू सेल इट इन फ्यूचर। हमने अभी चीज बेची नहीं है, हम सिर्फ प्राइस कोट करना चाहते हैं टू सिक्योर फ्यूचर सेल। फ्यूचर में अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा तो फ्यूचर में हम उस प्राइस पे रेवेन्यू बुक कर पाएंगे। सो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पास्ट भी है, हिस्ट्री भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन भी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल हिस्ट्री। अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं थोड़ी सी एक हाईलाइट करूंगा, थोड़ा प्रोफेशन के लिहाज से इफेक्ट कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसमें यू आर जस्ट राइटिंग हिस्ट्री। आप हिस्ट्री लिख रहे हो, ठीक है। आपको अगर आप किसी कंपनी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको बताया जाता है जी हमने रॉ मटेरियल खरीदा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो रिकॉर्ड करोगे ना, ये ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रॉ मटेरियल खरीदा, रिकॉर्ड कर लो। हमने लेबर को तनख्वाह दी, रिकॉर्ड कर लो। हमने प्रोडक्ट बेची, रिकॉर्ड कर लो। ट्रांजैक्शन होगी तो रिकॉर्ड होगी। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल हिस्ट्री राइटिंग। आप हिस्ट्री लिख रहे हो और हिस्ट्री के रिजल्ट्स और उस हिस्ट्री की बेस पे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। वेयर एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ हिस्ट्री भी लिखते हो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ फ्यूचर भी लिखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे हमें अगले साल ABCDE के कितने कितने यूनिट्स बना के बेचने हैं। दिस इज लाइक राइटिंग फ्यूचर। अगले साल हमें प्रोडक्ट A को किस प्राइस पे बेचना है। दिस इज लाइक राइटिंग फ्यूचर। अगले साल क्या हमें प्रोडक्ट E जिस पे हमें लॉस आया था पिछले साल, क्या अगले साल हमें प्रोडक्ट E को कंटिन्यू रखना चाहिए या शट डाउन कर दें। दिस इज लाइक डिसाइडिंग अबाउट फ्यूचर। तो इस लिहाज से इस सब्जेक्ट में एक जो चैलेंज मैं कहूँगा या बड़े एक पॉजिटिव वे में चैलेंज आता है, यहाँ पे आप अगर एक अच्छे नॉलेजेबल प्रोफेशनल हो तो वाइल टेकिंग डिसीजन अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबिलिटी। आप हिस्सा डाल रहे हो अदारे के प्रॉफिट्स में। अगर आपने अच्छा प्रोडक्शन प्लान बनाया तो योर कंपनी विल बी एबल टू अर्न बेटर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। अगर आपने अच्छी प्राइस कस्टमर को दी, यू विल बी एबल टू सिक्योर मोर बिजनेस, यू विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो यहां पे कंपनी के फ्यूचर में आप हिस्सा डाल रहे हो, यहां पे आप कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई हिस्सा नहीं डाले। यू आर जस्ट राइटिंग हिस्ट्री और कंपनी ने जो किया उसका नतीजा बता रहे हो जी, आपने जो पिछले साल किया था उसका ये नतीजा है। वेयर यहां पे आप कंपनी को गाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएं। तो इस लिहाज से ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। जो भी प्रोग्रेसिव प्रोफेशनल होते हैं दे वुड वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। मतलब आप इदारे की तरक्की में हिस्सा डालना चाहोगे अगर आप प्रोग्रेसिव हो। अगर आप चिल प्रोफेशनल हो कि बस यार ठीक है यार, लगी बंदी जो यार बस कम है सुथरी है, कोई बात नहीं, मैं कोई ज़्यादा तरक्की नहीं करना चाहता, यू मे लाइक टू स्टिक टू दिस एरिया। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग जगह देखिएगा, हमारे प्रोफेशन में आगे चल के मजीद भी बात होगी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं ना, जब आप ट्रेनिंग कर लोगे, आप इंशाअल्लाह क्वालिफाई कर दोगे एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू मे हैव एन ऑप्शन टू वर्क एज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे मैं काम कर रहा हूँ एक चार्टर्ड अकाउंट फर्म में, एज अ पार्टनर काम कर रहा हूँ। यू मे हैव एन ऑप्शन टू ज्वाइन सम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। और उसमें भी देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो आपने MFA कैफ 6 पढ़ना है, जो BFD पढ़ना है। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको रोल मिलते हैं। सो आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे? जनरली प्रोफेशनल्स जो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, वो ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे जहाँ पे वो इदारे की तरक्की में कोई रोल प्ले कर सकें। दिस इज द सब्जेक्ट विच विल इक्विप यू विथ सच स्किल्स कि आप जिस अदारे को ज्वाइन करो उस अदारे की तरक्की में, उस अदारे की प्रॉफिटेबिलिटी में रोल प्ले कर सकोगे।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज आपको सिर्फ हिस्ट्री लिखने में मदद देता है, वेयरएज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज, फाइनेंस का नॉलेज आपको कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स को बढ़ाने के फैसले करने में भी मदद देगा आपको। तो ये दो डिफरेंट एरियाज हैं, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर ये नहीं समझ आएगा आपको, इसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर ये भी बात का चीज़ें समझ नहीं आती। सो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम दीज आर टू डिफरेंट प्रोफेशनल नॉलेज। जी, एनी क्वेश्चन? अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड डिस्कस किया है, थोड़ी कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट कर सके। हमें अच्छा ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हमें ज़रूरी नहीं कि चीज़ें लिखने को आएंगी कि जी डिफाइन करें कॉस्ट अकाउंटिंग। अब उस तरह की चीज़ें गुजर चुकी हैं, ठीक है, वो आपने मे बी पीआरसी में शायद सारी कोई चीज़ एमसीक्यू में कहीं टच हो गई आपको किसी सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे वैसी बातें नहीं आने वाली। वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड द बैकग्राउंड। एक सब्जेक्ट का बैकग्राउंड हमें पता होगा, तभी हम उसकी डिस्कशन, उसके टॉपिक्स की डिस्कशन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल जी किसी बच्चे के दिन में यहाँ तक? अच्छा, ये अब थोड़ा सा आप कैफ 3 पे आते हैं। हमारा कैफ 3 पेपर क्या होने वाला है? ये तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये है जनाब हमारे पेपर का स्ट्रक्चर। पेपर का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी डिस्कशन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा प्रोफेशनल बनना जरूर है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा अपने आप को इक्विप करना उन स्किल्स के साथ कि हमारा सीए स्मूथली जाए, ये तो जरूर है हमारा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म हमारा फिलहाल कैफ 3 को पास करना है। दोनों ऑब्जेक्टिव इंशाअल्लाह हासिल करेंगे आने वाले वक्त में। तो ये थोड़ी कैफ 3 की बात। पेपर स्ट्रक्चर है जी हमारा, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 6 सवाल हैं, सेक्शन बी में 3 सवाल हैं। सेक्शन ए के 6 सवाल लगभग 50 मार्क्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स, और सेक्शन बी के 3 सवाल लगभग 50 मार्क्स हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। 6 सवाल होंगे, कोई 6 का होगा, कोई 8 का होगा, कोई 10 का होगा। टोटल 6 सवालों के अराउंड 50 मार्क्स। यहाँ पे 3 सवाल है, लेकिन कोई एक सवाल 20 से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं। एक सवाल 20 का होगा, कोई 18 का होगा, कोई 15 का होगा। 3 सवाल के 50 नंबर, ठीक है। सो ये जनाब हमारा पेपर स्ट्रक्चर है, और हमें टोटल इन 9 सवालों में से 50 मार्क्स स्कोर करके एट मिनिमम पास होना है। कोई इंडिविजुअल सेक्शन ए सेक्शन बी को अलहदा से पास करना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा ग्रेड एनालिसिस है। अब आपको बाय नाउ यू शुड बी क्लियर, यू शुड बी फेमिलियर विद दिस थिंग। एग्जामिनर ने हमारे सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, ए बी सी। हर हिस्से की आईकैप ने मार्क्स की गाइडलाइन दी हुई है, 35 to 45, 20 to 30, 30 to 40, 3 एरियाज, उनमें तकसीम किया गया 100 मार्क्स को। और ये जनाब मॉडल पेपर से लेके अगली अटैम्प्ट्स 3 जो गुजरी हैं, उनमें क्या मार्क्स टेस्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा टॉपिक्स की, वो आगे चलेंगे, हम पढ़ते रहेंगे उनको। ये डिफरेंट हमारे चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे में ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं इनको नहीं टच कर रहा, जब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल इनको देख लेंगे। फिलहाल मैं इसको इस पास पेपर एनालिसिस को एक जो बेसिक मकसद है होना चाहिए उसको मैं एलैबोरेट करता हूँ। पहली बात, जो वेट दिया गया है उसके मुताबिक ही हमारी टेस्टिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको लग सकता है कि शायद इधर कुछ नंबर कम हो रहे हैं, 35 से 45 की बजाय यहाँ पे नंबर थोड़े कम हो रहे हैं। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना हमारा, अक्सर ये टॉपिक हमारे इधर कहीं किसी क्वेश्चन में इससे कुछ मार्क्स चले जाते हैं, 3, 4, 5 नंबर। इस टॉपिक के अक्सर सवाल यहाँ का होता है, उसमें 1.34 नंबर की वर्किंग इस टॉपिक की आ जाती है। तो उनको हमने अलग-अलग नहीं किया, क्योंकि आईकैप एग्जामिनर भी अक्सर क्वेश्चन में अलग नहीं करता, तो हमने भी इसको अलग नहीं किया। क्योंकि मेन सवाल 15 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का इस टॉपिक का होता है, तो हमने उसको यहीं रहने दिया है। लेकिन उस 12-14 नंबर के सवाल में 3 से 5 नंबर की वर्किंग बाज़ इस टॉपिक की होती है, ठीक है। तो वो हमने इसको सेग्रीगेट नहीं किया। वो 3-4 नंबर जैसे इधर से निकाल के इधर डाले ना, तो नंबर पूरे हो जाते हैं, वही 35 के आसपास पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ हम नोट करते हैं पहले, कि आईकैप ने जो ग्रिड में वेट दिया है उस ग्रिड के मुताबिक ही आईकैप टेस्ट कर रहा है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं
जो टॉपिक्स हैं कंसिस्टेंटली टेस्ट हो रहे हैं, कुछ टॉपिक कंसिस्टेंटली टेस्ट नहीं हो रहे, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। यहाँ पे देखें, कभी आया कभी नहीं आया, कभी आए कभी नहीं आए, ये बदल बदल के चल रही है कहानी। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ से हम देखते हैं कि सिलेक्टिव होने का कोई चांस नहीं है भाई। एग्जामिनर कुछ टॉपिक्स को तो रेगुलरली टेस्ट कर रहा है, कुछ टॉपिक्स को कभी करेगा कभी नहीं करेगा। सो यू कैन नॉट से कि यार ये टॉपिक पिछली दफ़ा 2 दफ़ा से नहीं आया तो हम इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। और पैटर्न भी कोई फिक्स नहीं है, रैंडम पैटर्न है। जैसे ये नहीं आया, 2 दफ़ा आ गया, फिर नहीं आया, अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट नो। पैटर्न रैंडम है। ये टॉपिक 2 दफ़ा नहीं आया लेकिन फिर 2 दफ़ा आ भी गया, 4 में से 2 दफ़ा नहीं आया, 2 दफ़ा आ भी गया। सो रैंडम पैटर्न होता है। एंड ये रैंडम पैटर्न एग्जामिनर इसलिए फॉलो करता है कि स्टूडेंट्स सेलेक्टिव स्टडी ना करें, सेलेक्टिव स्टडी स्टूडेंट्स ना करें, इसलिए एग्जामिनर ये रैंडम पैटर्न फॉलो करते हैं। मैं इसके हिसाब से एक पुरानी सीए फाइनल से एक मुझे इवेंट याद आया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। सीए फाइनल में जब ये पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वहाँ पे होता था, उधर एक हमारे पास एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक होता था, आप भी पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग हम नॉर्मली कैफ लेवल पे बड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं, वो सीए लेवल पे फिर आ जाता था हमारे सामने। तो चूंकि कैफ लेवल पे डिटेल में बच्चों ने पढ़ा होता था, तो सीफैप लेवल पे एग्जामिनर 3-4 साल बाद उसको टच करता होता था। तो एज अ टीचर जब मैं पढ़ाता था सीए लेवल फाइनल लेवल पे, तो मैं वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाता था, बट कुछ 10 दिन ही लगाता था, 2 दिन में पढ़ा देता था कि भाई लाइक्लीहुड कम है लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हम कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे इसके बारे में कि भाई ठीक है 3-4 साल बाद आता है तो कभी हमारी टाइम में आ गया तो हम बिल्कुल पैदल ना हो, कुछ ना कुछ तो कर सकें उसमें। सो मैं ज़रूर उस पर कोई 2 लेक्चर ज़रूर देता होता, 3-3 घंटे के 2 लेक्चर हमारे वहाँ पर ज़रूर होते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स सेलेक्टिव हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत अहम चीज़ है जो आपको समझनी है कि सीए में अगर आप चाहते हो, मैंने कहा था ना सक्सेसफुल ट्रैक विदाउट फेलियर चल रहा है, तो उनमें से एक तरीका नेवर बी सिलेक्टिव। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि भाई जो टॉपिक अहम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उनकी एग्ज़ाम में आने की, जैसे हर अटैम्प्ट में आता है, इसकी रिवीजन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो। जैसे ये है भाई 4 में से 2 में आया हुआ है, इसकी रिवीजन प्रैक्टिस कम कर लो। बट ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। करेंगे सारे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स की रिवीजन और प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे, सवाल ज़्यादा कर लेंगे, कुछ टॉपिक्स की हम रिवीजन्स और प्रैक्टिस सवाल कम कर लेंगे, इस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम टेक्निक है कि अगर आप चाहते हो सक्सेसफुली विदाउट फेलियर सीए से वॉक थ्रू करना, गो थ्रू करना, तो नेवर बी सिलेक्टिव। मैं आपको किस्सा सुना रहा था जी, हम प्रोसेस कॉस्टिंग किया, पढ़ाया बच्चों को और साथ बता दिया भाई 3-4 साल बाद आता है, अभी तो 2 साल पहले आया था, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, पढ़े बगैर नहीं जाना। जितना करा दिया क्लास में कम से कम उतना तो रिवाइज करके जाना। मैं ये जुमला ही बोलता होता था, 6 घंटे मैंने पढ़ाया ना, तो इस 6 घंटे को आप 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे तो ये ज़रूर करके जाना। लेकिन स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा सिलेक्टिव होते हैं, और ख़ास तौर पर सीफैप में जब जाते हैं ना, आर्टिकल भी चल रहे होते हैं, तो प्रेशर आ जाता है, कभी जॉब आ गई, लेट सिटिंग्स होगी, टाइम नहीं मिला पढ़ाई का, तो दे बिकम सिलेक्टिव। हुआ क्या, उस एक अटैम्प्ट की कहानी, बच्चे सिलेक्टिव हुए और सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग पे आ गया, 3-4 साल की बजाय 2 साल बाद ही आ गया, और बहुत बुरा परफॉर्म किया बच्चों ने। क्योंकि जिन बच्चों से बात हुई कैसा पेपर हुआ, सर वो 20 नंबर का प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल आ गया, हम तो पढ़ के नहीं गए, हमने तो छोड़ दिया था, हमें तो लगा था अभी नहीं आएगा, अभी तो 2 साल पहले ही आया था, वो तो 4 साल बाद आता था, तो सर बड़ा बुरा हुआ। अच्छा, मैंने फिर बच्चों को एक और बात बताई, ये आप लोग भी इसको नोट कीजिएगा, मैं आगे चल के मज़ीद इसको रिलेट करूँगा। मैंने बच्चों का, बेटा जिस टॉपिक में एक एग्जामिनर टॉपिक पेपर में दे, उस टॉपिक में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ख़राब आए, एग्जामिनर पेपर सेटर को पता लग जाता है बच्चे ने सेलेक्टिव होकर छोड़ा हुआ है, एवं नहीं ख़राब है परफॉर्मेंस। जब वो रिजल्ट्स ना एनालाइज किया जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है बच्चों की, डू यू नो कि आपको भी एग्जामिनर कमेंट साइक अप देता है, उसमें हर सवाल के बारे में बताता है एग्जामिनर
कि हर सवाल का पास परसेंटेज क्या है, अभी हम उस पर बात करेंगे इसी डिस्कशन के दौरान कि हर इस सवाल में बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, इसमें क्या है। फिर हर सवाल में पास परसेंटेज के अलावा हर सवाल में जनरल कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं भी बताई जाती हैं। तो मैंने बच्चों को उस वक्त उस ज़माने में नहीं आती थी ये अवार्ड, लेकिन मैंने कहा बेटा मुझे इन जनरल मैंने आप लोगों से पूछा, मुझे लगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोगों ने यू डिड वेरी बैड। तो मेरी नज़र के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, इफ़ आई एम द एग्जामिनर आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। तो अगर पिछली अटैम्प्ट में इसके आने की लाइक्लीहुड 5 या 10% थी, कमिंग अटैम्प्ट में इस टॉपिक के अपेयर होने की लाइक्लीहुड मेरे हिसाब से 50 to 70% है। ये बच्चों को नई आने वाली नस्ल को ये लेक्चर दिया, समझाया उनको कि भाई तुम्हारे सीनियर ने गड़बड़ कर दी थी, अब ये आने की लाइक्लीहुड 50-70% है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़रूर पढ़ के जा। बच्चों की सोच क्या थी, एम सर कह रहे हैं, मार रहे हैं, 4 साल बाद आता था, ये तो अभी आया, अब कहाँ से आएगा। पहले तो 2 साल बाद आ गया, उससे पहले 4 साल बाद आता था, अब तो पिछली टाइम में आया, कहाँ आएगा। जिन 5 बच्चों ने पहले किया था उन्होंने भी नहीं किया, परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब आई। प्रोसेस का सवाल भी आया और परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब। एग्जामिनर ने रिपीट किया सवाल, एज पर माई एक्सपेक्टेशन, एज पर माई वार्निंग, एग्जामिनर ने रिपीट किया, परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब आई। वो सवाल एग्जामिनर ने 3 कंसेक्यूटिव टाइम में डाला था कि जब तक बच्चों को रात को ख्वाबों में भी प्रोसेस कॉस्टिंग ना आ जाए, उसने कहा मैंने नहीं छोड़ना, रात को सोते हुए भी डरोगे कि ये नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ के चले जाए, ये नहीं छोड़ना हमने। अब क्योंकि मज़े की बात थी, वो टॉपिक भी आसान था, बच्चे सिर्फ वैसे ही छोड़ जाते थे, ओ भाई नहीं आता, 4 साल बाद आता, क्या ज़रूरत है करने की। तो ये इसलिए एग्जामिनर कमेंट्स को देखना भी ज़रूरी है। मैं एज अ टीचर भी देखूंगा, उसकी मैं डिस्कशन आपसे करूंगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको भी ये आदत डालनी है। आपको भी पता होना चाहिए कि जनरली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस डिफरेंट टॉपिक्स में क्या है, जनरली स्टूडेंट्स की डिफरेंट टॉपिक्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जनाब सेलेक्टिव नहीं होना, सिलेबस पूरा इंशाल्लाह हम क्लास में भी कवर करेंगे, और मेरी भी पढ़ाई का अंदाज ऐसा ही रहेगा कि जो टॉपिक अहम है, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जिनका वेट ज़्यादा है, उनको उस हिसाब से क्लास में हम टाइम देंगे। जो टॉपिक्स छोटे हैं, सिंपल हैं, आसान हैं, उनको उस हिसाब से टाइम देंगे, क्योंकि क्लासरूम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और आपको भी इस अंदाज में चलना है। आपके पास भी तो लिमिटेड टाइम होगा ना, कोई बच्चा 4 पेपर कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, सो यू हैव टू डिवाइड द टाइम। तो आपको भी इस हिसाब से चलना है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, स्टडी मटेरियल हम क्या फॉलो कर रहे होंगे, तो हमारे पास ये जी एक बुक है जो इस पर थोड़ी सी मैंने R&D करके मेहनत करके इसको डेवलप किया हुआ है। ये इसका नया एडिशन आने वाला होगा, एक आध दिन में आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आज का दिन में अगर नहीं भी मिलता तो कोई हर्ज नहीं है, हमें को बहुत ज़्यादा एक आध दिन में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जब तक बाय द टाइम ज़रूरत पड़ेगी तब तक आपको एडिशन मिल जाएगा। अगर आई चेक विद द पब्लिशर, अगर ये आज या कल में एडिशन नहीं आ रहा तो जो पहला चैप्टर है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आई बिलीव तक बन चुका होगा, नहीं बना तो आज बन जाएगा। मैं पहले चैप्टर की PDF फॉर्म मैं पब्लिशर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो किताब आज या कल नहीं दे रहा तो हमें उसकी सॉफ्ट फॉर्म हमसे शेयर कर ले ताकि मैं आपको ऑनवर्ड फॉरवर्ड कर दूँ। ये किताब हम फॉलो कर रहे होंगे जी। इस किताब में राइटअप भी है, पढ़ने की चीज़ें, नोट्स भी लिखे हुए हैं, इसमें बेतहाशा इलस्ट्रेशन हैं। मतलब मैंने इस दफ़ा ज़रा काउंट किया था कि हम इसमें इलस्ट्रेशन पता नहीं कितनी है, लेकिन क्लासरूम में जो हम इलस्ट्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे होंगे अराउंड 180-90 है, 180 to 190 क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे इस किताब में से। शायद मे बी 250-300 के करीब ज़रूर होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट इलस्ट्रेशन जिनको हम कहते हैं। फिर इसमें पास्ट पेपर क्वेश्चन भी सारे अपडेटेड हैं। इसमें एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम का जिक्र है, उस पर भी मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह, आज तो नहीं कल इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। अभी हमारी इंट्रोडक्टरी लेवल डिस्कशन हमारी जारी है, थोड़ा हम फेमिलराइज अभी अपने आप को एक दूसरे से और सब्जेक्ट से करेंगे। तो ये कम्प्रीहेंसिव पैकेज आपके पास है। इसके अलावा यू शुड हैव ICAP टेक्स्ट बुक इन सॉफ्ट फॉर्म, आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलती है तो उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई इसको तो पढ़ना है, इससे तो सवाल करने हैं, लेकिन बाज़ का कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है यार पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही। कुछ बच्चे होते हैं ज़रा उनको एक्स्ट्रा किसी एरिया पे हेल्प चाहिए होती है, तो यू मस्ट हैव दिस बुक। है हो सकता है 16 चैप्टर हैं, किसी 2-3 चैप्टर में आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ जाए, तो इस सॉफ्ट में अपने पास रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने तो कंसल्ट करके कोशिश सारी की है कि सब चीज़ों को कम्प्रीहेंसिव मैनर में आसान अल्फाज में इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन आपके पास ये एक
रिसोर्स सेकेंडरी रेफरेंस बुक के तौर पे पढ़ी होनी चाहिए। तो ये जना हमारा स्टडी मटेरियल होगा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अभी तक इतनी ही। जैसे मैंने कहा, भी हमारी इंट्रोडक्टरी लेवल डिस्कशन जारी है। मुझे लगता है कल भी हम थोड़ी बात करेंगे। कल हम थोड़ी बात करेंगे हमारी टीचिंग लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए, हमें अपनी स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, इसको हमने कैसे मैनेज करना है कॉस्ट काउंटिंग में। क्योंकि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आप पहले दिन से ही सही अंदाज में काम शुरू करेंगे तो ही इंशाअल्लाह कामयाबी तक बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे इंशाअल्लाह। सो मैं इसलिए शुरू के 1-2 लेक्चर में मैं टोन सेट करने की बात करता हूँ, डायरेक्शन सेट करने की बात करता हूँ। तो कल हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मे बी अनदर 20-30 मिनट्स हमारे लगेंगे, जिसके बाद हम इंशाअल्लाह कल से हम इस सब्जेक्ट की डिस्कशन भी स्टार्ट कर देंगे। हम जो पहला चैप्टर है किताब का, उस पर हम बात भी इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे कल से। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी और हम यहीं से बात को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।